बजट को लेकर के राजस्थान के लोगों के मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट कैसा होगा, व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े लोगों की क्या चुनौतियां हैं और आम बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन सवालों के जवाब के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम देश भर में संवाद कर रही है। जयपुर में हमारी सहयोगी अक्षय कुमारी सिंह ने कपड़ों के निर्यात से जुड़े कारोबारियों से बात की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार। बजट के पहले बातचीत करते हैं एक अहम सेक्टर के साथ, यानी कि एक्सपोर्ट्स। राजस्थान में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है देश के टॉप 10 में आती है। बहुत कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। गारमेंट्स, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फर्नीचर है। यानी कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है राजस्थान में जो एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ है। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं गियर के साथ, यानी कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। और मेरे साथ गियर के सदस्य हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं मिस्टर रक्षित, वो मेरे राइट में बैठे हैं। उनके पास मिस्टर अमित हैं जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है इसमें, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं आकाश और विमल जी, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि करीब 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है सिर्फ जयपुर से राजस्थान में इस अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। लेकिन क्या मांगे हैं इस सेक्टर की? रक्षित जी, आप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, बजट का समय है, इंडस्ट्री से बातचीत होती है, तो अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है क्या चाहते हैं, क्या किस तरह का मदद आप लोग चाहेंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी? राज्य सरकार से तो अभी हम प्री बजट मीटिंग में मिलकर आए, उनको हमने अपना मांगे दी हैं। उसमें मेन मुद्दा हमारा था कि हमको ग्रो करना है, हमें एक्सपोर्ट को, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को जयपुर में और बढ़ाना है। अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है, मगर और बढ़ाने के लिए हमको एक अपैरल पार्क चाहिए। सो अपैरल पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज की तारीख में हमारे शहर को, जो कि प्लग एंड प्ले जो सिस्टम है उस पर चले। थोड़ा सा प्लग एंड प्ले एक्सप्लेन कीजिए। प्लग एंड प्ले का क्या अर्थ होता है? मतलब एक सिंप्लीफाइड सिस्टम कि वहाँ जाए और सेटअप करे, क्या मतलब है प्लग एंड प्ले का? सब कुछ रेडी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट जस्ट जाए एंड ही कैन स्टार्ट द बिजनेस। अभी क्या होता है कि हमारे को ज़मीन लेनी है, ज़मीन लेकर के बनाना है, बनाने के बाद उसको चालू करना है, तो इट इज़ अ प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस हो जाता है, ये साल 2 साल 3 साल तो इसमें ही निकल जाते हैं। तो एक अपैरल पार्क बना हुआ हो, ऑलरेडी बन कर रेडी हो, हमको बस वहाँ जाना है, मशीनरी लगानी है, प्लग करनी है और चालू करना है। तो इससे समय बहुत बचता है। रेडी चीज़ होएगी, हम फटाफट अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये एक प्लग एंड प्ले बेसिस थ्योरी बोलते हैं इसको। तो वो हम सरकार से चाहते हैं कि राजस्थान में हमारे नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया के एक अपैरल पार्क हमें मिले, जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। जी बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि देश और विदेश में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, राजनीतिक रूप से भी बदल रही है। अगर हम बांग्लादेश में देखें तो कभी हम लोग जो विदेश जाते थे लोग, वो अगर कुछ खरीदने जाते थे तो सीधा अगर उन्होंने उठाया लेबल तो मेड इन वियतनाम, मेड इन चाइना एंड मेड इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखकर, अमित जी मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ, बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखकर क्या भारत तैयार है कि उसकी जगह भारत ले ले, जहाँ तक गारमेंट एक्सपोर्ट का सवाल है? बिल्कुल भारत तैयार है मैम। थोड़ा सा अगर हमारे को ईज़ ऑफ वर्किंग मिल जाए तो हम उनसे कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे को आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो सेक्टर है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है हिंदुस्तान में, और 50% से ज़्यादा हम औरतों को रोज़गार देते हैं। अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज़्यादा हम रोज़गार देते हैं। तो कुछ अगर हमको इंसेंटिव मिल जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो भी मॉडर्नाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकें, तो हम कहीं पीछे नहीं हैं। जो आप लेबल्स अभी देखती हैं वो सारे मेड इन इंडिया दिखना चालू हो जाएंगे आपको थोड़े ही समय में। तो बहुत अपॉर्चुन टाइम है हमारे लिए, हमारे देश के इस सेक्टर को आगे बढ़ाने का, इसको और ग्रो करने का बहुत अच्छा समय है ये। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि जो ये गारमेंट इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाओं को रोजगार देता है। और आकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, कितने महिलाओं को आप अपने यूनिट में एम्प्लॉय करते हैं और कितना और पोटेंशियल है, और आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्योंकि ये एक सेगमेंट है जो सरकार भी चाहती है कि वर्कफोर्स में आए। आज हम देख रहे हैं कि हर योजना जो महिलाओं के लिए की तरफ केंद्रित है वो वोट्स भी ला रही हैं। एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो हमारे पास बहुत माइग्रेंट लेबर आ रही है यहाँ पे जयपुर में, और वो सारी आ रही है यूपी, बिहार और बंगाल से।
और अगर हमने अपने राजस्थान के अंदर लेबर नहीं इंक्रीज करी तो बड़ी दिक्कत आगे आ जाएगी, क्योंकि ये सब माइग्रेंट लेबर है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि विमेन वर्कर बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हमें बाहर लेके आना है और उसको स्केल अप करना है, और उसके लिए हमें मदद चाहिए सरकार से भी। किस टाइप की मदद? भाई हम उनको रोज़गार दें और उसके लिए कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे पीएफ और ईएसआई का जो था वो पहले हमें गवर्नमेंट से मिलता था और अब वो बंद हो गया है। जैसे कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ होगा जो हमें ट्रेन करना होगा उस लेबर को, और हमें ये लेके आना ही पड़ेगा। इससे जनरेशन पावर वो एम्प्लॉयमेंट का तो होगा ही होगा, बाकी लोगों के परिवारों को भी एक समृद्धि मिलेगी, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। जो आपने स्किल लेबर की बात की, हमने देखा है अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे आप जोधपुर में बात करें फर्नीचर उद्योग से या हैंडीक्राफ्ट से या किसी से भी बात करें, सब लोग कहते हैं कि स्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया में इतना स्किल्ड या राजस्थान में स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल इसके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जैसा आकाश जी ने बोला लेडीज़ के लिए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें सरकार लोकल आदमी को, अगर जैसा कि राजस्थान बजट में हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि भाई लोकल आदमी को अगर हम एम्प्लॉय करते हैं, उसको कहीं हम जॉब देते हैं, तो उसके लिए हमें एडिशनल बेनिफिट दिया जाए। जैसा कि आज की तारीख में झारखंड, तेलंगाना और भी अदर छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ की लोकल आदमी को अगर वहाँ के लोग एम्प्लॉय करते हैं तो उनको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। प्लस लेडीज़, देखिए भगवान ने औरतों को ये हुनर बाय बर्थ दिया है, सिलाई धागा उनकी एक ब्लड में है। तो अगर हम लेडीज़ को इस काम में ला पाएँ तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर की आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा सुधार आता है जब लेडीज़ काम करती है। दूसरा, हमें अगर यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम इस इंडस्ट्री को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जयपुर पूरी दुनिया में फेमस है। जयपुर को किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है ना। पूरे दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड आज जयपुर में अपना माल बनवा रहे हैं। ग्रोथ आ सकती है, बहुत बड़ी ग्रोथ का चांस है, लेकिन डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट की मदद चाहिए। हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी दे के, इंसेंटिव दे के लेडीज़ को आगे लाने के लिए मदद करे। जी। तो स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है और स्किलिंग में महिलाओं की ज़रूरत है, लेकिन स्किल्ड लेबर के साथ साथ अमित जी, जो आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, और मैं रक्षित जी और आपसे दोनों ये क्वेश्चन करूंगी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्किल्ड लेबर फोर्स है। जो मशीन्स काम कर रही है उसके बिना आज कोई भी उद्योग नहीं सेटअप कर सकता है। क्या आपको, क्योंकि हम बात कह रहे थे आयात की, तो निर्यात और आयात दोनों साथ साथ जाते हैं, क्या आप लोग ईजिली इम्पोर्ट कर पाते हैं मशीन्स इंपोर्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, मतलब लेंदी कम्बरसम प्रोसेस है, तो उसको अगर थोड़ा सा ईज़ ऑफ इम्पोर्ट हो जाए तो क्या चीज़ें आराम से जल्दी आ सकती हैं। जैसे मैंने बोला प्लग एंड प्ले, वाई, बिकॉज उससे काम फास्ट हो जाता है। वैसे ही अगर इंपोर्ट्स में हमको ईज़ ऑफ इंपोर्ट हो जाए तो हम चीज़ें जल्दी ला सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को जल्दी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन मेक थिंग्स, चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ईज़ ऑफ इंपोर्ट अगर मिलता है तो वी कैन गेट द मशीनरी क्विकर एंड फास्टर। अमित जी, जितना आप लोग यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, सारी मशीनरी बाहर से आ रही है, तो मतलब ये एक विडंबना है, इट्स आयरॉनिकल मैं कह सकती हूँ इंग्लिश में, या एक विडंबना है कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। बिल्कुल सही कह रही है मैम। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जितनी भी सिलाई कारखानों में मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से कोई भी मशीन मेड इन इंडिया नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये भी एक सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हम कुछ मशीन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया बुला करके उनको बिल्कुल इजी गोइंग लाइसेंसेस दी जाएं, जिससे कि ये इंडिया में मशीन बनाएं। बांग्लादेश तक में फैक्ट्रीज़ हैं मशीनों की, लेकिन इंडिया में फैक्ट्रीज़ नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? जापान से, चाइना से, जर्मनी से, कोरिया से सारी मशीनें इंपोर्टेड है हमारी। तो कहीं ना कहीं ये हमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ये भी देखना चाहिए कि क्यों नहीं हम इन मशीन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में ला करके और इनकी फैक्ट्री सेटअप कराई जाए, जिससे कि इस देश को और प्रोत्साहन मिलेगा।
बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। तो कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। एक तो स्किल्ड लेबर फोर्स की बात हुई है। जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं को रोजगार देती है, तो यहाँ पर भी एक्सपोर्टर्स चाहते हैं, उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार हेल्प करे, स्किल करे लेबर फोर्स को, खासकर महिलाओं को, ताकि उनको भी रोजगार मिले, ईजियर लोन्स कम दरों पर मिले। ग्रीन इंडस्ट्री की बात हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो देश और विदेश में जो ग्रीन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, everyone has to go green ultimately, तो उसको लेकर भी कुछ उपेक्षाएं हैं सरकार से। और जैसे उन्होंने कहा कि टैक्सेशन ईजी हो जाए, सरल हो जाए, और साथ ही जो इंपोर्ट का प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपोर्ट उतना ही डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, चाहे वो मशीनरी हो, तो इंपोर्ट के जो प्रोसेसेस हों वो ईजी हो जाए। और टाइम लाइन्स के अंदर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाता है उनका प्रोडक्ट, इसलिए टाइम लाइन्स के अंदर काम करना ज़रूरी है। ये विशेष बातचीत थी गैरा के सदस्यों के साथ, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है। यहाँ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। किसानों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं, जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी। किसानों को इस बजट में कई सौगातें मिल सकती हैं और किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीद पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ने को लेकर है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए आर्थिक मदद देती है। बजट में इस रकम को बढ़ाकर 10 से 12,000 रुपए होने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने पिछले बजट की 9 प्राथमिकताओं में कृषि को सबसे ऊपर रखा था। बजट में कितना रहेगा खेत और किसान का ध्यान, इसी को लेकर किसानों से बात की हमारे संवाददाता गजेंद्र ने। क्या कहना है किसानों का, जरा वो आपको दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है वो 1 फरवरी को रखने जा रही है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। विशेष रूप से देश के किसानों को इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बजट है वो किसानों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। वहीं जब इससे पहले जब बजट पेश किया गया था उसमें 9 प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर कृषि क्षेत्र को रखा गया था। ऐसे में देश और प्रदेश के किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस समय किसानों के खेत है वो लहलहा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान हैं वो इस बजट की ओर टकटके लगाए देख रहे हैं, इस बजट का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीदें हैं कि इस बजट से जब ये बजट खुलेगा तब उनके लिए इस बजट में काफ़ी कुछ नया होगा, काफ़ी कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से किसानों को क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं इस किसान इस बजट से रखते हैं। हमारे साथ कुछ किसान, उनसे बात करेंगे। सर, देश है वो आज बात कर रहा है विकसित भारत की। किसान इस विकसित भारत में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? अभी एक्चुअल में क्या, किसानों की सुधार तो हुआ है, लेकिन किसान मजबूत होगा तो भी देश मजबूत होगा। लेकिन अभी क्या है, कुछ समस्या जैसे यूरिया DAP के टाइम पे किसानों की बुआई है वो टाइम पे क्यों माल नहीं मिलता है, और नीचे लोग क्या है काला बाजारी करते हैं। तो मैं तो मोदी जी से ये मांग करते हैं हम तो किसान तो कि इस पे पूरा ध्यान दें, यूरिया DAP पे। प्लस क्या है, दूसरा क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड है वो अभी तक क्या 3 लाख रुपए तक जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उसमें ब्याज कम है, उससे ऊपर जाते ही कॉमर्शियल तरह के ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो इसकी थोड़ी सीमा बढ़ा दी जाए, 5 लाख तक कर दिया जाए तो किसानों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं। और मेन क्या है कि किसान मजबूत होगा जब भी देश मजबूत होगा। सर, किसान वर्तमान में अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, पहली बात तो ये। दूसरा सर कि जैसे हम विकसित भारत की बात करें तो क्या सुधार और कर सकती है सरकार जिससे किसान वो लाभान्वित हो सकते हैं, किसानों को रुझान है वो खेती की ओर बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आपको बताऊं, किसानों ने खेती पे बहुत ज़्यादा फोकस बनाया और सरकार से हम तो ये उम्मीद करते हैं कि किसानों की तरफ पूरा ध्यान दोगे तभी। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से है, क्या कहेंगे? क्या कितनी उम्मीदें इस बजट से आपको है? बहुत उम्मीद है हमें, अच्छी उम्मीद है कि ये केंद्र सरकार बहुत अच्छा कर रही है किसानों के लिए और अच्छा रहेगा इनसे। लगता है कि क्या सुधार हो कर सकते हैं, क्या सुधार किया जा सकते हैं? सुधार अच्छा, खेती भी करेंगे तो अच्छा, सरकार को फायदा पहुँचाएगी तो अच्छा फायदा पहुँचेगा इनसे। देखिए, किसान निधि के जो मिलते हैं वो 6,000 मिलते हैं हर वर्ष। आपको उम्मीद है कि बढ़ने चाहिए पैसे? वो बढ़ने चाहिए सर, उसमें थोड़ा बढ़ेगा तो और किसान आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, हमारा अच्छा होगा।
तो निश्चित रूप से काफ़ी उम्मीदें हैं वो किसानों को। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, बदलते वक्त के साथ साथ खेतीबाड़ी को घाटे का सौदा लोग कुछ कहते हैं, युवा विशेष रूप से खेती किसानी से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा सरकार क्या कर सकती है जिसके चलते फिर से युवा वो खेतों की ओर लौटे? देखो, इसमें ऐसा है कि जो नया सिस्टम यहाँ पे फॉलो करे सरकार, इसमें खेती में बहुत सारा सुधार हो सकता है सर। अगर सरकार चाहे तो जो नया यूथ है इसमें बहुत कुछ इनकम पैदा कर सकती है। और फिर ये आजकल जो नया यूथ है ये अपना उसको टाइम पे जॉब नहीं मिलता है तो सोचते हैं चलो ठीक है मैं अपना प्राइवेट जॉब कर ले, तो खेती की तरफ उनका कम ध्यान रहता है। तो इसमें अगर सरकार चाहे तो नया यूथ है इसमें रुझान अच्छा आ सकता है सर। काफ़ी संभावना है खेती के अंदर भी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी है सर। अगर सरकार चाहे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर अपना हिंदुस्तान का किसान मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होगी। अच्छा, क्या सुधार हो सकता है खेतीबाड़ी में ताकि युवा है वो भी अब खेती की ओर अग्रसर हो? बस अपना खेतीबाड़ी पे ध्यान दो, जो अपनी फसलें हैं ये टाइम पे जुताई हो जाए और इन पे नए नवाचार हो। हाँ जी। अंकल, काफ़ी बसंत आपने जीवन के देखे हैं। सर, कितना बदलाव है वो पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकारों में है? कितना खेती में बदलाव आया? बहुत बदलाव है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद में खेती का भी लोगों का रुझान बढ़ा है और युवा लोग भी इसमें आ रहे हैं। फिर भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है बदलाव करने की। एक तो किसानों को इसका जो बीज खाद है इसका तो ध्यान दे और पानी का टाइम पर बहुत उसके लिए रिचार्ज करना बहुत, मोदी जी खुद में इसमें उनका रुझान है। प्लस टाइम पे बिजली मिले तो किसान अपना भी सुविधाएं मिलेंगी तो इसमें क्यों नहीं आएंगे इसमें। और सुविधाएं पहले खूब ज़्यादा हो चुकी हैं अभी। किसान निधि को बढ़ाना, किसान निधि बढ़ती है तो मजबूत होगा किसान। बिल्कुल मजबूत होगा। किसान के पास कई तो ऐसे किसान हैं जहाँ लागत ही नहीं आती उनकी, और इसलिए निधि बढ़ जाएगी तो किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो अपना खेती को ज़्यादा कामयाब करने में। तो निश्चित रूप से काफ़ी उम्मीदें हैं वो किसानों को इस बजट से हैं। और जब 1 फरवरी को जब बजट है वो वित्त मंत्री पेश करेगी तो निश्चित रूप से किसान हैं वो खुश होंगे, ऐसा अनुमान किसान लगा रहे हैं। किसानों के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में होगा क्योंकि किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार है वो कह रही है कि हम किसानों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी लगातार किसानों के हित की बात करें। अब देखने वाला बात ये होगी कि जब पिटारा वित्त मंत्री खोलेगी बजट का तो उसमें क्या कुछ किसानों के लिए निकल कर आता है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। वही विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर हम हर बार बजट में हर वर्ग को साधने का सरकार प्रयास करती रहेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट को लेकर अलग अलग वर्गों की अलग अलग उम्मीदें हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट उद्योग के एक बड़े हब के रूप में इसकी पहचान है और इस बार के बजट में भी उद्योग जगत के लोग बड़ी घोषणाओं की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। क्योंकि देश में कृषि के बाद उद्योग जगत ही सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से उद्योग जगत के क्षेत्र में सरकार को इस बजट में नई घोषणाओं को शामिल करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से एमएसएमई के नियमों में सरलीकरण होना चाहिए। और क्या कहना है उद्योग जगत से जुड़े लोगों का बजट को लेकर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करेगी और विकसित भारत की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए भी जो है सरकार प्रतिबद्ध है। और वहाँ कहीं जो क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, कहीं वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, उनकी उम्मीद है अगर इस बजट में भी जो है वो केंद्र के बजट में उनसे कहीं उम्मीदें जो है वो टिकी हुई है। और बात करें जोधपुर की तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा हब भी माना जाता है, जहाँ इस वक्त हम जो है वो उद्योग जगत से जुड़े जो लोग हैं उनके बीच पहुँचे हैं। और हमारे साथ में जो है शुरुआत हम करेंगे लघु उद्योग भारती के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी से। इस बार का जो केंद्रीय बजट है उनसे जो है उद्योग जगत को जो है वो क्या उम्मीद है, क्योंकि देश में कृषि के बाद में उद्योग क्षेत्र ऐसा है जहां सर्वाधिक रोजगार के अवसर जो हैं वो देखे जाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, 1 फरवरी को जो है वो केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करेगी। कहीं वर्गों को जो है इस बजट से कहीं उम्मीदें हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए भी जो है केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। क्या उम्मीद करते हैं उद्योग जगत से जुड़े लोग? बिल्कुल सही रूप है कि 1 फरवरी को केंद्र में माननीय वित्त मंत्री केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रही है। बजट प्रस्तुत करने के पहले पिछले 2 माह से लगातार अलग अलग सेक्टर से वित्त मंत्री जी सुझाव ले रहे हैं। लघु उद्योग भारती को भी 2 बार सुझाव देने का व्यक्तित्व से मिलकर एमएसएमई के लिए क्या करना चाहिए उसकी सुझाव देने का मौका मिला है और हम लोगों ने मौका दिया है। एमएसएमई एक देश के विकास का ग्रोथ का इंजन है। बिना एमएसएमई की जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उसको अचीव करना संभव ही नहीं है। आज
देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक MSME हैं जो 15 करोड़ लोग के आसपास लोगों को रोजगार दे रही है। ऐसे सेक्टर को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो सरकारी नीति अच्छी है लेकिन नीतियों की पालन समय पे नहीं होता है, टाइम बाउंड नहीं हो पाता। कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं जो अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से लेते हैं, जैसे विशेष करके श्रमिकों से संबंधित कानून है, लेबर के कानून है, पर्यावरण के संबंधित कानून है। गुजरात में उसको अलग डिफाइन किया जाता है, राजस्थान में अलग कर रहे हैं, आंध्रा में अलग कर रहे हैं। तो हमने सरकार से मांग की कि जितने भी कानून है वो कानून, चूँकि केंद्र सरकार के अंदर है, तो वो इस प्रकार का एक आदेश जारी करे कि उसकी इम्प्लीमेशन और उसका जो उसका जो वर्डिंग है सभी राज्यों में इक्वल हो। इसी प्रकार से एक GST कितना बड़ा मुद्दा है जिसको लेके सरकार की जो पिछले 2017 से लेकर 2024 तक उसका कलेक्शन 90 लाख करोड़ से 180 लाख करोड़ हो गया है, डबल हो गया, जस्ट हो गया है। लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश की आवश्यकता है। हमने सरकार से मांग की है कि जो 3 दरें हैं 5%, 8%, 5, 12 और 18% है, इसकी 2 दरें की जाए। सर, जिस प्रकार से सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लघु उद्योग पार्टी के, MSME जो है वो एक महत्वपूर्ण है भारत की GDP को लेकर और देश की तीसरी अर्थव्यवस्था को बनाने में। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या इसमें और नए बजट में जो है, इस आम बजट में क्या उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए जो है क्या इसमें नई घोषणा होनी चाहिए? जैसा कि MSME सेक्टर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है। कई प्रकार के MSME को विभागों से जुड़ के काम करना पड़ता है। पहला तो हम बजट के माध्यम से ये चाहेंगे कि MSME इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो। इसके लिए सरकार के नियम कानूनों का सरलीकरण हो, जिससे कोई भी नया बिजनेस, जैसा कि हमारे देश की जनता बहुत युवा है और सभी आज की तारीख में जॉब ढूंढते हैं। अब अगर हमको उनको इंडस्ट्री से जोड़ना है, MSME से जोड़ना है, तो कुछ न कुछ उस इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए इजीनेस सरकार के नियम कानून और विभिन्न प्रकार के विभागों को, या ऐसा कह सकते हैं कि सिंगल विंडो हो जिसमें स्टार्टअप MSME जाकर अपना आप को रजिस्टर कर सके और आसानी से अपने स्वयं के स्टार्टअप और बिजनेस प्रारंभ कर सके। तो सर मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो बताया MSME के साथ ही जो सरलीकरण, जो नियमों में सरलीकरण की बात कही गई है, वही जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उद्योग जगत से लेकर विकसित भारत की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए क्या बड़ी घोषणा उद्योग के क्षेत्र से होनी चाहिए? उद्योग के क्षेत्र से तो घोषणा के लिए सरकार को हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वो सरलीकरण के माध्यम से हर एक सेक्टर में, जैसे पर्यावरण का सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, इन सेक्टर्स में जो सरकार ने अभी कुछ इंसेंटिव्स कम किए वो वापस लागू करें तो काफ़ी सुधार आ सकता है और विकास वापस शुरू हो सकता है। जो अभी इंसेंटिव कम किए हैं उनकी वजह से कुछ रुकावटें आई है और चाइना का जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है। कुछ बायर्स है वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, भारत से दूसरी तरफ जा रहे हैं। यही तो जिस प्रकार से जो बायर्स हैं वो भारत की बजाय जो अन्य देशों की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है और MSME के नियमों में सरलीकरण भी एक बड़ा मुद्दा माना गया है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, जो विकसित भारत की जो परिकल्पना जो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, बिना उद्योग क्षेत्र के विकास के भी वो लगभग संभव नहीं है। तो क्या लगता है किस प्रकार से जो विकसित भारत की परिकल्पना को जो है वो साकार करने के लिए उद्योग जगत से जुड़ी क्या नई और बड़ी घोषणा होनी चाहिए जिससे कि जो है विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो भी साकार हो सके? इसमें सरकार को एक तो सरलीकरण करना चाहिए ताकि मैक्सिमम इंडस्ट्री जहाँ लग सके। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी, इंसेंटिव्स की जो स्कीम्स हैं, जो काफ़ी टाइम से कुछ स्कीम्स बंद हैं, उसको वापस कंटिन्यू करना चाहिए। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग स्कीम्स आती है, हर स्टेट की अलग अलग टैक्स की नीति है, उसको भी एक सरलीकरण करके एक ही नीति पर लाना चाहिए ताकि यहाँ की बिजनेस वहाँ डाइवर्ट नहीं हो। ये सब अगर एक वन नेशन वन टैक्स वाली पॉलिसी आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। बिल्कुल, जो टैक्स की नीति है उसमें भी बदलाव होना चाहिए और इसके अलावा जो MSME के जो नियम है जिससे जो है कहीं जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं उनको कानूनी पेचीदगियों का भी जो है सामना करना पड़ता है। वहीं एकल खिड़की जो प्रथा है जिससे कि जो बाहर के जो बिजनेसमैन हैं या जो बायर्स हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और क्योंकि जोधपुर एक हैंडीक्राफ्ट का बड़ा हब है तो उसको लेकर भी कोई बड़ी घोषणा को लेकर जो है वो उम्मीद जता रहे हैं। और कुछ और भी लोग हैं उद्योग जगत से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो जोधपुर की बात करें, क्योंकि एक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, अधिकांश पर्यटक भी जो हैं यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लंबे समय से जो जोधपुर का जो हैंडीक्राफ्ट है, जोधपुर का जो उद्योग है,
उसमें जो है कहीं ना कहीं सर जो है वो काफ़ी जो है वो अभी स्थितियाँ उसकी ठीक नहीं है। तो अब इस बजट से क्या उम्मीद है कि जैसे जो उद्योग जगत है, जो हैंडीक्राफ्ट है, वो फिर एक बार जो है वो उठ सके? इस बजट से क्या उम्मीद रहेगी उद्योगपति के रूप में? जैसा कि ओझा साहब ने बताया था, पहले कई तरह की स्कीमें थी, वो सरकार ने बंद कर दी, उस स्कीमों को पुनर्जीवित करें। उसके अलावा कई ऐसी स्कीमें भी है जिसकी लोगों को प्रचार प्रसार भी नहीं है। और कंटेनर में पहले सब्सिडी देते थे, राजस्थान सरकार भी देती थी पहले और केंद्र सरकार भी देती थी। दूसरा, भाई साहब ने बताया चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है। चाइना के साथ साथ वियतनाम भी आजकल नया हब बन गया मैन्युफैक्चरिंग का, उसको भी हमें कॉम्पिटिट करना पड़ता है। इंटरनेशनल जो फेयर करता है उसमें भी एमएसएमई में कई फेयरों पे हमारे को सब्सिडी देने का प्रावधान है, लेकिन उसकी भी क्या अलग अलग सरकार अलग अलग नीतियाँ बनाती है। उनका प्रचार प्रसार, पुराने एक्सपोर्टरों को, नए एक्सपोर्टरों को भी तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो उसका भी उनको प्रचार प्रसार व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे, अखबार में आनी चाहिए। तो उससे क्या प्रचार प्रसार होगा तो नए उद्योग भी पनप सकेंगे और पुराने वालों को भी उसको पता चलेगा। और नियमों का थोड़ा सरलीकरण कर दे, नियम बनाए लेकिन सरलीकरण में भी उसका नुकसान है, तो उसका फ़ायदा होगा। और दूसरा, पर्यटन का आपने बताया, तो अगर विदेशी यहाँ मेले लगेंगे तो जैसा कि ईपीसीएस ने अभी शुरू किया, मोरनाडा में लगाया था उसमें सेंटर, तो वैसे मेले अगर दिल्ली की जगह और विदेशों की जगह जोधपुर में लगने जाए तो उसका भी अपने हर एक प्रत्येक उद्योगपति को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये सारे वो उद्योग जगत से जुड़े लोग थे जिनकी कहीं उम्मीदें हैं इस केंद्र सरकार के आम बजट से, क्योंकि देश में कृषि के बाद में उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक रोजगार जो है वो देता है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जो है यहाँ की जोधपुर जगत, क्योंकि जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का भी एक बड़ा हब है और लोगों ने जो है यहाँ के उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने खुलकर अपनी बात कही है। और जो आम बजट है उनसे भी इनको उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार से एमएसएमई के नियमों में सरलीकरण की बात हो, जो बायर्स हैं वो अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं, वो पुनः भारत की ओर ये जो है वो रुख करें, उसको लेकर भी सरकार को नीति जो है वो बनानी चाहिए। और गंभीरता के साथ में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए कोई नई घोषणा भी इसमें शामिल होनी चाहिए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और बजट